वो रेलवे का पार्ट हम लोग चल रहा था हमारे कोर्स में, ठीक है, जिसमें हमने अभी तक सर्वे पढ़ दिया था। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने मोनो रेल, ट्यूब रेल, क्लासिफिकेशन ऑफ रेल्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें आता है रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक क्या है? रेलवे ट्रैक आपका जो परमानेंट वे है रेलवे ट्रैक का, वो इसका फिगर यहाँ पे बना हुआ है। परमानेंट वे जो होता है आपका रेलवे ट्रैक का जो बेस होता है, जहाँ पे रेल्स हमारी लगती हैं, ठीक है, तो वो आपका परमानेंट वे उसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह का परमानेंट वे का फिगर है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन आप जनरली देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स फिटेड ऑन स्लीपर्स एंड रेस्टिंग ऑन बैलास्ट एंड सबग्रेड इज कॉल्ड रेलवे ट्रैक, ठीक है। इस पूरे फिगर में आप देख सकते हैं नीचे सबग्रेड है, सबग्रेड मतलब सब बेस सॉइल जो हमारी हो गई, ठीक है। उसके ऊपर सब बैलास्ट है, जो हमारे रॉक्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनका क्रश्ड स्टोन्स हैं, उनका यूज़ किया गया है। फिर उसके ऊपर बैलास्ट बेड लगी हुई है, और फिर उसके ऊपर स्लीपर रखा है, ठीक है। स्लीपर मैंने पहले भी बताया आपको, रेल जिस पे लगी होती हैं उनको हम स्लीपर्स कहते हैं टेक्निकल भाषा में। स्लीपर के ऊपर देखिए फास्टनर्स लगे हैं, फास्टनर्स के साथ रेल हमारी जुड़ी हुई है, ठीक है। और रेल के ऊपर हमारे रेल के वैगन व्हील्स हमारी लगी हुई। स्लीपर का यूज़ ये कई तरीके से किया जाता है मार्केट में। आपका रेलवे सीमेंटेड स्लीपर्स होते हैं, कुछ हमारे वुडन स्लीपर्स होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे लोहे के भी स्लीपर्स का भी यूज़ किया करती थी रेलवे। तो अलग अलग तरह के स्लीपर्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फास्टनर्स होते हैं। फास्टनर मतलब जिसमें जो हमारी रेल होती है वो जुड़ी होती है, उनको हम फास्टनर्स कहते हैं, जो रेल हमारी जिनमें जुड़ी हुई है, ठीक है। ये भी लोहे के फास्टनर्स होते हैं, जिससे हमारी रेल जुड़ी रहती है, किससे? स्लीपर से। और रेल के ऊपर हमारा पहिया नाचता है और हमारी ट्रेन आगे बढ़ती है। तो रेलवे ट्रैक का ये परमानेंट वे का आपका फिगर हो गया, ठीक है। तो परमानेंट वे का ये फिगर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या और फिगर है हमारे सामने। परमानेंट वे द रेल्स ज्वाइंड इन सीरीज बाय फिश प्लेट। जो रेल होती है वो हमारी मतलब एक रेल की लेंथ हमारी 20 मीटर के आसपास की होती है। वो आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। तो एक रेल जो है हमारी 20 मीटर के आसपास होती है। तो फिर दूसरी रेल से वो कैसे जुड़ी होती है? वो फिश प्लेट से दूसरी रेल से जुड़ी रहती है। फिश प्लेट क्या होती है वो अभी हम आगे देखेंगे। फिश प्लेट और बोल्ट्स की मदद से रेल हमारी आपस में जुड़ी होती है। एक लेंथ जनरली 20 मीटर के आसपास इंडिया में लगाई जाती है रेल ट्रैक्स में, ठीक है। दे आर फिक्स्ड टू स्लीपर के ऊपर रेल हमारी बिछाई जाती है, अभी आपने देखा। और स्लीपर के ऊपर कैसे रेल फिक्स होती है? फास्टनर्स की मदद से। तो इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, नीचे सब सॉइल और नेचुरल ग्राउंड है। उसके बाद आपका सब ग्रेड है, फिर है आपका ऑप्शनल है ब्लैंकेट और सब बैलास्ट, ठीक है। फिर स्लीपर आपके लगे हुए हैं और फिर रेल्स लगी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि शोल्डर हल्का से छूटे हुए हैं। जो शोल्डर छूटे हैं तो ये जो आपका ग्रे वाला पोर्शन है ये आपका बैलास्ट शोल्डर है, और इधर जो पोर्शन छूटा हुआ है उसको हम टेक्निकली सेस कहते हैं। तो ये आपका परमानेंट वे हो गया, और ये ट्रैक का फाउंडेशन हो गया। रेल, स्लीपर, बैलास्ट क्या हो गया? परमानेंट वे। और नीचे हम ट्रैक का फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन हम कैसे बनाएंगे? अच्छे से ग्राउंड को कॉम्पैक्ट करेंगे, सॉइल को कॉम्पैक्ट करेंगे। फाउंडेशन बनाने के बाद हम उसके ऊपर रॉक से सबग्रेड बनाएंगे। सबग्रेड बनाने के बाद फिर हम उसका सब बैलास्ट बनाएंगे रॉक्स की मदद से। उसके ऊपर फिर हम लोग कहीं ऑन करने के यहाँ से उसके ऊपर हम लोग आईटी उसके ऊपर हम लोग स्लीपर लगाते हैं। तो ये पूरा जो एक प्रोसेस है वो आपका परमानेंट वे बनाते हैं, मतलब इस तरह से परमानेंट वे हमारा कहलाया जाता है, ठीक है। ये आपकी फिश प्लेट्स थी जो अभी हमने डिस्कस किया। फिश प्लेट्स देख लीजिए, जिससे रेल आपकी जुड़ी होती है, क्योंकि एक रेल की लेंथ लमसम 20 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। उससे हमारी कैसे जुड़ी हुई है? फिश प्लेट की मदद से। फिश प्लेट और बोल्ट्स की मदद से रेल हमारी जुड़ी हुई है। और रेल देखिए किस पे रखी हुई है? स्लीपर्स पे, ठीक है। ये स्लीपर्स लोहे के भी होते हैं, सीमेंटेड होते हैं, ठीक है, कास्ट आयरन के, सीमेंटेड, कंक्रीट के,
प्री स्ट्रेस कंक्रीट के, और वुड के भी स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए वुड के भी स्लीपर्स लगे हुए हैं, और इसके साथ आप देखिए फास्टनर्स भी लगे हैं, फास्टनर्स। ठीक है, फास्टनर्स क्या कर रहे हैं, रेल को स्लीपर से जोड़े हुए हैं। और उसके नीचे आप सब बैलास्ट, और उसके नीचे बैलास्ट बोल्डर्स जो लगे होते हैं, नीचे सॉइल हमारी कॉम्पैक्टेड होती है। ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को, जो पूरा आपका सेक्शन आता है, उसको हम लोग परमानेंट वे का नाम देते हैं। फिर आती बात गेजेस की। ठीक है, गेजेस क्या हैं, जो हमारी दोनों रेल के बीच में जो क्लियर स्पैन है। ठीक है, क्लियर स्पैन मतलब इनर टू इनर, ये फिगर में नीचे आप देख सकते हैं, इनर टू इनर रेल नापी गई है, तो उसे हम गेज कह रहे हैं, इनर टू इनर। ये लास्ट फिगर जो आपका लगा है स्लाइड में, वो आप देख सकते हैं, इनर टू इनर जितनी भी लेंथ आ रही है वो आपकी गेज कहलाती है। ठीक है, रेल का इस तरह से रेल्स होती हैं हमारी, जिसमें सबसे नीचे वाले पोर्शन को हम लोग फूट बोलते हैं। ठीक है, बीच वाले पोर्शन को हम लोग वेब बोलते हैं, और सबसे ऊपर जहाँ हमारा पहिया नाचता है ट्रैक पे, उसे हम हेड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गेज हमारा होता है, इनर टू इनर पोर्शन, जो कि हेड से नापा जाता है। हेड से अंदर के अंदर की दूरी हमारी गेज कहलाती है रेलवे ट्रैक की। अब गेज कितने तरह के हैं, यह भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, अंदर से अंदर जो हमारी रेल नापी जा रही है, उसे हम लोग गेज बोलते हैं। ठीक है, ये रेल देखिए लगी है फिश प्लेट की मदद से, जहाँ पे जो रेल का जॉइंट आया है, उसको हम लोग ने फिश प्लेट की मदद से जॉइंट किया है। और फिर नीचे हम लोग क्या लगा रहे हैं, देखिए फास्टनर्स की मदद और बोल्ट की मदद से, कास्ट आयरन के, उससे हम लोग वुडन स्लीपर में हम लोगों ने रेल को जोड़ा है इस तरह से। तो गेज हमारी अंदर के अंदर की लेंथ हो गई रेल्स के, हेड के अंदर। फिर है रेल टाइप्स। पूरी दुनिया में कई तरह के रेलवे गेजेस टाइप्स हैं, गेजेस के टाइप्स हैं। पहला है स्टैंडर्ड गेज, जो कि 1.435 मीटर के आसपास है। ठीक है, इसका साइज़ जो है 1435 mm है। ये 62% लमसम इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है पूरे वर्ल्ड में, यूके, यूएसए, कनाडा, टर्की और चाइना में। फिर आता है हमारा ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज हमारा 1.676 मीटर या फिर 1.524 मीटर के आसपास। 15% इसका इस्तेमाल किया गया कहाँ, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और रशिया में। फिर एक आता है हमारा केप गेज। ये पूरे वर्ल्ड के गेजेस की बात हो रही है। इंडिया में आपको खाली 3 गेज मिलेंगे, स्टैंडर्ड, ब्रॉड और नैरो गेज। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका केप गेज। केप गेज हमारा 1.067 मीटर, जो कि 8% लमसम पूरी दुनिया में है, जैसे कि अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, और फिर आता है आपका मीटर गेज। मीटर गेज से ही हमें पता चल जाता है नाम से ही कि 1 मीटर की बात हो रही है, 100 mm। ठीक है, ये 9% है। कहाँ कंस्ट्रक्शन है इसका, कहाँ पे, इंडिया में, फ्रांस में, अर्जेंटीना और स्विट्ज़रलैंड। और 23% जो है दूसरे तरह के ट्रैक्स हैं, जो कि और अदर कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये गेजेस के टाइप्स हो गए। अब गेजेस के टाइप्स इन इंडिया की अभी हमने डिस्कशन किया था नैरो गेज के बारे में। तो ब्रॉड गेज क्या है हमारा, 1.676 मीटर है, जिसका 63% रूट किलोमीटर, मतलब 63% जितनी भी रेलवे की ट्रैक बिछाई गई है, उसका 63% हमारा ब्रॉड गेज अभी तक बिछाया गया है इंडिया में। मीटर गेज हमारा लमसम 1 मीटर है, 1000 mm, जो कि 31% रूट है। और नेक्स्ट है हमारा नैरो गेज। नैरो गेज क्या है, 0.763 मीटर के आसपास या फिर 0.610 मीटर के आसपास। ठीक है, ये लमसम 6% इसका रूट डेवलप किया गया है इंडिया में। तो इंडिया में 3 ही तरह के गेजेस हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। लास्ट स्लाइड्स जो आपने पढ़ी थी, उसमें अदर कंट्रीज़ की भी के बारे में दिया हुआ था, जिनको हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। फिर है रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल परमानेंट वे। परमानेंट वे हमने देखा फिगर कि नीचे आपका सब बैलास्ट था, फिर बैलास्ट था, फिर आपके स्लीपर लगे हुए थे, स्लीपर के साथ फास्टनर्स थे। फास्टनर किसको पकड़े हुए थे, रेल को पकड़े हुए थे स्लीपर पे, और फास्टनर रेल के ऊपर हमारे जो वैगन व्हील्स हैं हमारे, वो नाच रही थी। तो उस पूरे फिगर को हम लोग परमानेंट वे बोलते हैं। तो रिक्वायरमेंट इसकी क्या है परमानेंट वे की, ये हम लोग जानेंगे। ये इतना इम्पॉर्टेंट हमारी रेलवे ट्रैक्स के लिए क्यों है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल परमानेंट वे
सो एज़ टू अचीव हाई स्पीड, अच्छी स्पीड ट्रेनों की अचीव करने का प्रोसेस होता है। और ये बैठे ना, तो क्योंकि ट्रेन चल रही है, बहुत ज़्यादा लोड होता है, टनों में लोड होता है, तो ये आसानी से बैठे ना, इसलिए हम लोग अच्छा सा बैलास्ट और अच्छा बैलास्ट का इस्तेमाल करते हैं, और अच्छे स्लीपर्स और फास्टनर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा एक्सीडेंट बच जाता है और एक्सीडेंट नहीं होता है ट्रेन्स में, और ट्रेन्स जल्दी बैठती नहीं है, रेल्स जल्दी बैठती नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक होती है हमारी, कई सारी ट्रेनें रन करती हैं, एक ट्रेन में 1200-1300 आदमी होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, तो उन सबको सेफ्टी भी प्रोवाइड कराना हमारा रेलवे डिपार्टमेंट का जिम्मा है। इसीलिए परमानेंट वे का बहुत ध्यान रखा जाता है। इस पर कई इंजीनियर्स बराबर घंटों काम करते रहते हैं, उन इंजीनियर्स को बोलते हैं सेक्शन इंजीनियर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द गेज शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म। गेज हमारी जो है मीटर गेज है तो वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और ब्रॉड गेज है तो भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जो भी गेज है यूनिफॉर्म होनी चाहिए और साइज़ में करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइज़ में वो गड़बड़ हो, कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, तो हमारे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक्यूरेसी, उसके मेजरमेंट जो उसके डायमेंशंस हैं, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, द रेल्स शुड बी इन प्रॉपर लेवल। प्रॉपर लेवल में रेल्स होनी चाहिए, मतलब सेम लेवल होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो उससे क्या होता है, स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो प्रॉपर लेवल में भी होना बहुत ज़रूरी है। कई इंजीनियर्स की टीम लगी रहती है बराबर रेलवे ट्रैक्स पे, जो ये चीज़ चेक करती रहती है। उसके अलावा अलाइनमेंट भी नेक्स्ट पॉइंट है, अलाइनमेंट भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं बहुत ज़्यादा स्लोप है कहीं कम स्लोप है, तो अलाइनमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। जैसे हम लोग हाईवे में देखते हैं अलाइनमेंट रोड्स का, वैसे ही रेलवे में भी अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, द ग्रेडियंट शुड बी यूनिफॉर्म। जो भी आपका स्लोप आ रहा है, ग्रेडियंट आ रहा है, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम से आ गया, ठीक है, तो धीमे धीमे ग्रेडियंट आए, या कोई कर्व आ रहा है तो वो धीमे धीमे ही आए। ये सब किसकी रिक्वायरमेंट है, कौन ये सब डील करता है, आपका परमानेंट वे। परमानेंट वे जैसा बना होगा रेल हमारी वैसे ही चलेगी। नेक्स्ट है आपका, ट्रैक शुड बी रेजिलिएंट एंड इलास्टिक। रेजिलिएंट होना चाहिए ट्रैक, वाइब्रेशन और शॉक जो भी आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर ले ट्रैक, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि जो वाइब्रेशन आ रहे हैं तो उससे रिजिड हो रहा है, ट्रेन चलती है बहुत स्पीड में, वाइब्रेशंस होते हैं, तो अगर रिजिड होगा तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ट्रेन के हादसे होना संभव है। तो हमारा शॉक और वाइब्रेशंस जो भी आ रहे हैं ट्रेन चलने की वजह से, उस सबको भी वो परमानेंट वे हमारा बियर कर ले, लोड अच्छे से बियर कर ले। द रेडियाई एंड सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन हाईवे में मैंने पढ़ाया है आपको। हाईवे में जब आप सुपर एलिवेशन मतलब जो कर्व्स होते हैं उसको भी मेंटेन किया जाता है। इसमें हम आगे देखेंगे कैसे सुपर एलिवेशन मेंटेन होता है, ठीक है। उसके अलावा ड्रेनेज की जो ट्रैक्स है उसमें बरसात भी होती है, पानी भरता है, तो ऐसा ना हो कि पानी भर जाए। बॉम्बे में अक्सर बारिश होती रहती है और पानी में रेल्स हमारी डूब जाती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हमें प्रोवाइड कराना चाहिए। हमारी जो कंपोनेंट्स हैं परमानेंट वे के, जैसे रेल्स हैं, फिटिंग्स हैं, स्लीपर है, बैलास्ट है। बैलास्ट मतलब बोल्डर्स, और जो रॉक बोल्डर्स आप सभी ने देखे होंगे रेलवे ट्रैक पे होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और डैमेज्ड नहीं होने चाहिए। द ट्रैक स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो आपका बियर कर पाए लोडिंग। मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी बराबर होती रहे, और उसका अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसका रिप्लेसमेंट भी होता रहे। अब सिलेक्शन ऑफ गेजेस नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सिलेक्शन ऑफ गेजेस मतलब कि हम कहाँ पे ब्रॉड गेज यूज़ करते हैं, कहाँ नैरो गेज यूज़ करते हैं, कहाँ मीटर गेज यूज़ करते हैं, तो ये किस पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करता है। तो सिलेक्शन ऑफ गेजेस हमारा सबसे पहले डिपेंड करता है, सबसे पहला पैरामीटर है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। भाई हमारे पास कितनी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है और कहाँ किस एरिया में हम लोग काम करना चाहते हैं, किस एरिया में हम लोग ट्रैक बनाना चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको लिखा हुआ है लैंड, कंपोनेंट्स एंड अर्थवर्क, ठीक है। लैंड हमारी कैसी है, अर्थवर्क वहाँ पे कितना होना है, कैसे होना है, कहीं हिली एरिया है, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन एरिया है, ठीक है, कहीं ब्रिज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारा कॉस्ट कितनी आ जाएगी अगर हम यहाँ पे ब्रॉड गेज डेवलप करेंगे या नैरो गेज डेवलप करेंगे या मीटर गेज डेवलप करेंगे। नेक्स्ट उसका बाद वो आता है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है फिजिकल फीचर्स ऑफ कंट्री। फिजिकल फीचर्स मतलब वहाँ पे कितना आपका स्लोप है, जैसे हिली एरिया है तो वहाँ का फिजिकल फीचर क्या हो जाएगा, माउंटेनस एरिया है तो वहाँ पे हम ब्रॉड गेज नहीं प्रोवाइड करेंगे, वहाँ हम लोग नैरो गेज से ही काम चलाएंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ब्रॉड गेज का बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो देखिए नैरो गेज क्या लिखा हुआ है, नैरो गेज इज़ मोर सूटेड टू द अबव कंडीशंस
जैसे हिली एरिया है, हिली एरिया आपका कालका, शिमला, ठीक है, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, ऊटी, है ना। तो यहाँ इसी जगह पे हम लोग नैरो गेज को ही डेवलप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कर्व्स आते हैं, बहुत सारा ग्रेडियंट्स आते हैं, जो ऊपर नीचे ट्रेन होती रहती है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमारा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ परमानेंट वे बनाना इज़ नॉट ईजी, बिकॉज आपका प्लेन एरिया नहीं है यूपी लखनऊ की तरह। इसीलिए वहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें पत्थरों में ब्लास्टिंग करनी पड़ती है, जैसे टनल्स में हमने पढ़ा था। तो ब्लास्टिंग करने की वजह से क्या होता है कि हमारी कम एरिया बचती है। कम एरिया में हम ब्रॉड गेज अगर लगाएंगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, लोड भी हैवी हो जाता है। तो इन सब को मैटर को रखते हुए दिमाग में हम लोग नैरो गेज का इस्तेमाल ज़्यादातर हिली एरियाज़ में करते हैं। देखिए नैरो गेज में आपका ऊटी में, ठीक है, इस तरह से ट्रेन हैं हमारी जो रन करती हैं नैरो गेज ट्रैक में, आज भी नैरो गेज ट्रैक में रन कर रही हैं। एक और फैक्टर डिपेंड करता है कि हम कौन सा गेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर है वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक। वॉल्यूम कितना है, हमारी ट्रेन्स कितनी रन कर रही हैं। भाई हिली एरिया में ज़्यादा ट्रेन का वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो जिस तरह से वॉल्यूम है, हमारे पैसेंजर्स ज़्यादा हैं जो कि ऑफिस टाइमिंग्स में 10 to 5 के बीच में बहुत ट्रैवल करते हैं, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे रश बहुत है ट्रेन्स का, तो वहाँ हम लोग ब्रॉड गेज का ही इस्तेमाल करते हैं, नैरो गेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लास्ट पॉइंट आपका है डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज, ठीक है। नैरो गेज कैन बी यूज टू डेवलप द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज बाय ज्वाइनिंग द अंडर डेवलप्ड एरियाज विद डेवलप्ड और अर्बनाइज्ड एरिया। इसका ये मतलब है कि नैरो गेज हम लोग जनरली हिली एरियाज में इस्तेमाल करते हैं, और जो कि एरिया ऐसी हैं जहाँ तक इंसान का पहुँचना कठिन है, ठीक है, वो थिन पॉपुलेटेड है, कम पॉपुलेशन है वहाँ की, उसको डेवलप करने में ये बहुत मदद करती है नैरो गेज, क्योंकि आसानी से बन जाती है और छोटी भी होती है, उतना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी नहीं आता है। तो जो इंटीरियर की एरियाज़ हैं, इंटीरियर के गांव हैं पहाड़ों में, उनको ये आसानी से अर्बन एरिया से, बड़े शहरों से जोड़ देता है नैरो गेज। फिर हम लोग दो चीज़ अब आगे पढ़ने वाले हैं, मल्टी गेज, ठीक है, मल्टी गेज, और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनी गेज, ठीक है। तो मल्टी गेज और यूनी गेज क्या है ये समझ लीजिए। इसकी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। भाई कई तरह के गेज सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं अगर इंडिया में, ठीक है, ब्रॉड गेज भी इस्तेमाल हो रहा है, मीटर गेज भी इस्तेमाल हो रहा है, और नैरो गेज भी इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर कई तरह की गेज लाइनिंग पड़ी हुई हैं, कई तरह की गेजेस हमारी हैं, तो उसमें समस्या आती है। समस्या ये आती है कि नैरो गेज की ट्रेन नैरो गेज के हिसाब से बनी हुई है, ठीक है, मीटर गेज की मीटर के गेज के हिसाब से बनी है, और ब्रॉड गेज की ब्रॉड गेज के हिसाब से ट्रेन बनी है। तो हमारी क्या होती है कि ब्रॉड गेज की ट्रेन नैरो गेज में नहीं चल सकती, नैरो गेज की ट्रेन ब्रॉड गेज में नहीं चल सकती, वैसे ही वैसा वर्षा हो जाता है किसमें, मीटर गेज में। तो ये बड़ी समस्या आती है, इसलिए हमारी कंट्री में अब ब्रॉड गेज का ही इस्तेमाल ज़्यादातर हो रहा है, ठीक है। पहले आज़ादी से के बाद 1947 के बाद या उससे पहले ब्रिटिशर्स ने जब रेलवे यहाँ डेवलप की, अभी हिस्ट्री में पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें क्या हुआ कि तीनों तरह की हमने रेल ट्रैक्स बिछाए, ठीक है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। लेकिन जब अब हम लोग ने फिर ये देखा कि इससे बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि ट्रेन हमारी ख़राब हो जाती हैं या वो ईजिली रन नहीं कर पा रही। नैरो गेज से ब्रॉड गेज में आना है तो वो नहीं आ सकती, तो उससे नुकसान बहुत ज़्यादा है। अगर सिमिलर गेज होगा, जैसे ब्रॉड गेज है तो ब्रॉड गेज ही होगा, मीटर गेज है तो मीटर गेज ही होगा, अगर ऐसा होगा तो हमारी जो ट्रैफिक हमारी जो चल रही है, हमारी जो ट्रेन चल रही हैं, उनको समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है मल्टी गेज प्रॉब्लम्स में इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर्स। पैसेंजर्स को भी बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस करनी होती है, क्योंकि उन्हें बार बार प्लेटफॉर्म, जैसे नैरो गेज का प्लेटफॉर्म अलग बना है, ब्रॉड गेज का अलग बना है, मीटर गेज का अलग बना है, तो उन्हें बार बार प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ता है। अभी जैसे कोई ब्रिज है, मान लीजिए ब्रिज के ऊपर ब्रॉड गेज पड़ी हुई है, तो हमें अगर नैरो गेज की ट्रेन वहाँ से निकालनी है तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें वहाँ पे एक नैरो गेज भी वहाँ बनानी पड़ जाएगी। इसी तरह मैन पावर, लगेज ट्रांसफ़र में भी समस्या होती है, ठीक है, कि मालगाड़ी है मान लीजिए नैरो गेज की या मीटर गेज की, तो उसे ब्रॉड गेज पे हम लोग रन नहीं करा पा रहे हैं, तो इस तरह की समस्या आती हैं। उसके अलावा है ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स है भाई, हमारे जो सामान हैं, खाद्य पदार्थ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इधर से उधर पूरी कंट्री में, कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही, दूसरी जगह मैन्युफैक्चरिंग जा रही है, तो वो कैसे जाती है, ट्रेन की मदद से। ट्रेन लगेज गाड़ियाँ होती हैं, माल गाड़ियाँ होती हैं। तो अभी कोई माल गाड़ी है, वो नैरो गेज में मान लीजिए चल रही है, तो वो एकदम से मीटर गेज में नहीं आ सकती, या मीटर गेज में है तो एकदम से ब्रॉड गेज में नहीं आ सकती।
तो इस तरह की समस्या होती हैं, स्टोरेज की मिस हैंडलिंग हो जाता है, गुड्स हमारे ख़राब हो जाते हैं, कई कई दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं इंतज़ार, लोडिंग अनलोडिंग में परेशानी होती है। तो ब्रॉड गेज और नैरो गेज मान लीजिए है कहीं पे, तो उन दोनों को एक ही करना है। समस्या यही है कि पूरी कंट्री में एक गेज होनी चाहिए ताकि कोई भी ट्रेन कहीं भी किसी भी गेज के थ्रू अपनी डेस्टिनेशन पे ईजिली पहुंच जाए, इसलिए एक ही गेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका जो प्रॉब्लम आती है इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रोलिंग स्टॉक। जो रोलिंग स्टॉक्स होते हैं हमारे, उसको हम देखते हैं अभी क्या है। एम्प्टी मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए ट्रेन जा रही है, ठीक है, बाई यूनी गेज है, वो मल्टी गेज सिस्टम है, तो उसमें क्या होगा कि उसी ट्रैक पे ही इंजन हमारा बदल सकता है, दूसरे ट्रैक पे ला करके इंजन नहीं बदला जा सकता है। तो पीछे की तरफ पूरी सी ट्रेन जाती है, फिर उधर की तरफ से इंजन लगता है, फिर उसको वो पीछे लाता है, तो इस तरह की समस्या आती है। नेक्स्ट पॉइंट है लेइंग आइडल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेटिंग फॉर द लिंक ट्रैफिक। भाई कोई अगर ट्रेन है वो मान लीजिए खड़ी हुई है और नैरो गेज पे खड़ी है, तो मीटर गेज पे वो एकदम से नहीं जा सकती, तो उसे वेट करना होगा जब आगे नैरो गेज हमारा खाली होगा, तभी वो आगे सिग्नल उसको जाने को मिलेगा। अगर साइड में हमारा नैरो गेज के साथ नैरो गेज ही पड़ा हुआ है तब तो वो आसानी से ओवरटेक करके आगे चली जाएगी, लेकिन अगर नैरो गेज नहीं पड़ा है, मीटर गेज है या ब्रॉड गेज है, तो वो अपना ट्रैक नहीं बदल सकती, उसे वहाँ पे थोड़ी देर खड़ा होना पड़ेगा। तो इनएफिशिएंट होता है, मतलब कई सारे गेजेस इस्तेमाल करना कंट्री में इनएफिशिएंट है, क्योंकि उससे हमारा टाइम किल होता है, हमारा पैसा ज़्यादा लगता है और ड्राइवर्स को परेशानी होती है। नेक्स्ट है आपका एडिशनल फैसिलिटीज़ एट स्टेशन एंड यार्ड। स्टेशन जो होते हैं हमारे, यार्ड क्या होते हैं, स्टेशन आप सभी जानते हैं, यार्ड क्या होते हैं, जहाँ मालगाड़ियाँ हमारी मालगाड़ियों से आपका गुड्स उतरता है और स्टोर किया जाता है, उसे हम लोग यार्ड्स बोलते हैं, स्टेशन है यार्ड्स। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग स्टेशन बनाने पड़ रहे हैं, नैनो गेज के लिए अलग बनाना पड़ रहा है, मीटर के लिए अलग बनाना पड़ रहा है, तो उसके मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, वेटिंग रूम एरिया बढ़ रहा है, शेड्स हमें ज़्यादा बढ़ा है, तो ओवरऑल कॉस्ट हमारी स्टेशन की और यार्ड्स की जो हम लोग बनाएंगे अलग अलग ट्रैक्स में, तो वो अलग बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो ऑल ओवर ग्रोथ होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है कंट्री का, वो ख़राब हो जाता है। इसलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और वर्किंग आवर्स हमारे बढ़ जाते हैं और परेशानी भी होती है, क्योंकि अगर मल्टी गेज सिस्टम है तो बहुत समस्या है, क्योंकि आपके लिए ट्रैक कम होते हैं, और यूनी गेज सिस्टम है तो कोई समस्या नहीं आएगी। यूनी गेज की पॉलिसी 1992 में इंडिया में लाई गई और ये तय किया गया कि अब सारी गेजेस जो हैं हम ब्रॉड गेज में ही कन्वर्ट कर देंगे, जितनी भी नैरो गेज पड़ी है या जितनी भी मीटर गेज पड़ी है उसको हम ब्रॉड गेज में ही डेवलप करेंगे, क्योंकि उससे हमें फ़ायदा होगा, हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा, हमारी रेलवे को भी फ़ायदा होगा, और इनकन्वीनियंस जो इतने सालों से हम लोग झेल रहे थे, लमसम 100 सालों से, वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहला आता है आपका, इसमें पॉइंट्स हैं, नो ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक्स, मतलब जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगी, कोई भी ट्रैक में जा सकता है, क्योंकि सेम है, यूनी ट्रैक सिस्टम है, तो कोई रेल है उसको अगर अपना टर्न लेना है तो वो आसानी से ले लेगी बगल वाली ट्रैक से। अगर बगल में नैरो होता या मीटर होता तो कन्वीनियंस नहीं हो पाती, वो आराम से एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे नहीं जाती। तो इसमें पॉइंट है, नो नीड ऑफ ट्रांसशिपमेंट, नो वेटिंग एंड डिले, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, कोई डिले नहीं होगा, और इनकन्वीनियंस हमें कोई पड़ेगी नहीं। लगेज जो हमारा स्टोर किया जाता है, गाड़ियों में लाया जाता है, वो भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। अगर ज़्यादा मल्टी गेज सिस्टम होगा तो उनको इंतज़ार करना पड़ता है, समय ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नो ट्रांसशिपमेंट हज़ार्ड्स, बेटर सेफ्टी हो जाएगा, नो डैमेज होगा, ठीक है, लगेज हमारा चोरी नहीं होगा, ज़्यादा देर मालगाड़ियाँ खड़ी नहीं, घंटों मालगाड़ियाँ खड़ी रहती हैं कि आगे सिग्नल मिले तब हम जाएँ, क्योंकि हम उसी गेज में खड़े हैं। अगर यूनी गेज सिस्टम हो जाएगा तो बगल वाली गेज से हम लोग ओवरटेक करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रोविज़न ऑफ अल्टरनेट कोर्सेज, अल्टरनेट कोर्स जो है हमारे, जैसे कि यूनी गेज में एक ही सिस्टम हो जाएगा तो हम लोग जो भी अल्टरनेट रेल ट्रैक बिछा रहे हैं कहीं जाने के लिए, वो भी इस्तेमाल हो जाएगी। अगर मान लीजिए एक ट्रैक पे कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो अल्टरनेट रूट आसानी से वो ट्रेन ले सकती है, क्योंकि ट्रेन का एक ही गेज है, इसीलिए ऑल ओवर इंडिया एक ही गेज हम लोग बनाने का प्रयासरत हैं और काफ़ी हद तक बन गया है। इम्प्रूव्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रैक, अभी मैंने बताया कि ट्रैक सारे यूटिलाइज हो जाएंगे और ऐसा नहीं होगा कि एक किसी ट्रैक पे गाड़ी नहीं जा रही है, ऐसा मल्टी गेज सिस्टम में हो जाता है, क्योंकि जब नैरो गेज की ट्रेनें बंद हो गई
या मीटर गेज की ट्रेनें बंद हो गई तो वो ट्रैक्स हमारे बैरन हो गए, ख़राब हो गए। अब उन ट्रैक्स को हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर यूनिगेज सिस्टम होता, एक ही तरह की ट्रैक होती, तो हमारी वो ट्रेन्स हमारी इस्तेमाल करते रहते। नेक्स्ट है बैलेंस्ड इकोनॉमिकल ग्रोथ। इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है हमारा वो बैलेंस रहेगा, ठीक है, कोई ज़्यादा चोरी वोरी नहीं होगी, ठीक है, ट्रेन्स को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका नो मल्टीपल ट्रैकिंग। मल्टीपल ट्रैकिंग नहीं होगी, एक ही तरह की ट्रैक सब जगह पड़ी है ब्रॉड गेज, तो कोई मल्टीपल ट्रैकिंग नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कोनिंग ऑफ व्हील्स। कोनिंग ऑफ व्हील्स, व्हील्स जो होती हैं बेटा उनको इस तरह से देखिए कोन में बनाया जाता है। जो रेल की व्हील्स होती हैं उनको कोन्स में बनाया जाता है। कोन्स में क्यों बनाया जाता है, इसका भी कारण है, अभी हम लोग सब एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन द इनसाइड एजेस ऑफ व्हील फ्लेंजेस। ये व्हील जो हैं इनकी व्हील फ्लेंजेस की बात हो रही है। तो डिस्टेंस बिटवीन इनसाइड एजेस ऑफ व्हील फ्लेंजेस इज जनरली केप्ट लेस दैन द गेज ऑफ द ट्रैक, ठीक है। जो गेज आपका ट्रैक का गेज है, ठीक है, तो इसके इनसाइड की जो पोर्शन है वो हमेशा लेस रखा जाता है व्हील्स में। नेक्स्ट, सो देयर इज अ गैप बिटवीन द व्हील फ्लेंजेस एंड रनिंग एजेस। तो एक गैप बन जाता है व्हील फ्लेंजेस और रनिंग एज के बीच में। ये देखिए गैप आपको दिख रहा है इस पहिए में और रेल्स के बीच में एक गैप हमारा रहता है, ठीक है। इसी गैप पे ये गैप आपको जो दिख रहा है, ठीक है, इसके बाद ये जो रेल नीचे लाल कलर की दिख रही है आपको, रेल के ऊपर हमारी व्हील राउंड करती है। फिगर में आपको समझ में आ रहा होगा। सो देयर इज अ गैप बिटवीन द व्हील फ्लेंजेस एंड रनिंग एजेस। व्हील फ्लेंजेस जो हो गए बाहर के और रनिंग एजेस, ठीक है, जो रेल के हो गए, नियरली इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का लमसम यहाँ पे डिस्टेंस है बीच में, जो आपकी रेल्स हैं लाल कलर वाली और जो पहिए की अंदर की जो फ्लेंजेस हैं, ठीक है, वही लिखा हुआ है। नॉर्मली द ट्रेड ऑफ व्हील इज एब्सोल्युटली डेड सेंटर ऑफ द हेड ऑफ द रेल, ठीक है। जो ट्रेड होता है व्हील का, ट्रेड किसको बोला है, ये जो आपका स्लांटिंग पोर्शन है, स्लांटिंग पोर्शन, दिस इज ट्रेड ऑफ द व्हील, ठीक है, यही रेल के ऊपर दौड़ता है, ठीक है। नॉर्मली द ट्रेड ऑफ अ व्हील इज एब्सोल्युटली डेड सेंटर ऑफ द हेड ऑफ द रेल एज द व्हील इज कोन्ड टू कीप इट इन दिस सेंट्रल पोजीशन ऑटोमेटिकली। व्हील कोन्ड क्यों की जाती है, ताकि इसका सेंट्रल जो ये आपका थ्रेड है इसका सेंट्रल पोर्शन भी रेल पे रहे, इसलिए इसको टेढ़ा किया जाता है। इसको सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, वेयर एंड टियर ज़्यादा हो जाएगा रेल्स में, रेल का कटने का संभावना ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसको ये आपका स्लोप प्रोवाइड कर दिया जाता है। स्लोप कितना हम लोग प्रोवाइड करते हैं, 1/20, मतलब 1 हॉरिजॉन्टल और 20 वर्टिकल का स्लोप हम लोग प्रोवाइड करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह की होती है आपकी रेलवे ट्रैक। ये लाल कलर वाली आपकी ट्रैक्स हो गई, ये आपके व्हील्स हो गए। तो व्हील के आगे का जो पोर्शन है फ्लेंजेस कहा जाता है, अंदर के पोर्शन को, ठीक है, फ्लेंजेस। और फ्लेंजेस के बाद जो पोर्शन स्लांटिंग आपको दिख रहा है उसे हम लोग ट्रेड कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेड के बिल्कुल बीचों बीच रेल हमारी दौड़ती है, इसको सीधा हम लोग नहीं रखते हैं, इसको हम लोग 1/20 के स्लोप में प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप नेक्स्ट फिगर कोनिंग ऑफ व्हील का, ठीक है। इसमें आप ये भी देखेंगे, अभी आगे हम इसको भी पढ़ेंगे। जो हमारा नीचे देखिए स्लीपर बैलास्ट लगा हुआ है, ठीक है, हमारे बोल्डर्स हैं, रॉक्स हैं, उसके ऊपर हमारा क्या है, स्लीपर रखा है। स्लीपर के बाद हमारी रेल्स जुड़ी हैं, ठीक है। रेल्स भी हमारी स्लोप में होती हैं, किस स्लोप में, 1/20 के स्लोप में। क्यों होती हैं ये भी हम जानेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो स्लोप, फिर उसके बाद देखिए ये व्हील है, व्हील के अंदर का पोर्शन है, व्हील के अंदर का पोर्शन है। माइक बंद कर लीजिए।